स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर उपासना और स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि एससी के एग्जाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के साथ आपको मिलेगी फार्मेसी नोट्स चैनल पे। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि अपना ऑलरेडी अपलोड हो भी चुका है 31 क्वेश्चन का। वैसे ही आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, पॉइंट वाइज सारा का सारा सिलेबस एससी का इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। अगर आप सिलेबस उठा के देखें तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात की गई है, जिसमें अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन उसके आगे के पर्टिकुलर कंटेंट की, जिसके अंदर वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मिलेगी आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेसी कैरियर। तो उसके टोटल 31 क्वेश्चन की 31 क्वेश्चन इसके हैं जो कि आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उनके बारे में आज हैं जो कि अपन बात करेंगे। सिलेबस के बारे में आपको पता है कि वही बेसिकली इसके अंदर अपने को लगभग 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 हैं जो कि प्रोफेशनल होंगे। उन्हीं 50 पे पहले अपन जोर देंगे और बाद में मैं आपको ये बाकी भी 50 करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी की अगर बात की जाए कि भाई डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी क्या है, तो वैसे जो फार्मेसी वर्ड है वो कहाँ से मिलके बना है, फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग। उसके बाद की बात की जाए कि भाई फार्मासिस्ट है कौन, तो फार्मासिस्ट का बेसिकली वो रोल है कि जो फार्मासिस्ट है उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू मेक द ड्रग, टू डिस्पेंस ड्रग, टू सेल ड्रग, इस तरीके की, राइट। और उसके बाद बात करें कि भाई फार्मासिस्ट होगा कौन, तो फार्मासिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फार्मासिस्ट जो भी है वो पर्टिकुलर एक सर्टिफाइड या 10% होगा जिसके पास राइट होगा टू मेक, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन। उसके बाद अपन ने बात की थी कि पर्टिकुलर जो फार्मेसी प्रोफेशन की बात की जाए इंडिया में तो वो कैसे आया, तो अपन एंशिएंट से लेकर न्यू एरा तक में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने एंशिएंट में बताया था कि सबसे पहले जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो वाज नोन एज फादर ऑफ जो आयुर्वेदा है, बेसिकली उन्होंने साइंस ऑफ लाइफ जिसे कहा था वो आए थे। उसके बाद धन्वंतरी आए थे जिनको वर्ड ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में एक तरीके से बुक्स जो है उन लोगों ने इशू की थी। उसके बाद चरक आए, सुश्रुत आए, इन लोगों ने सर्जिकल कॉन्सेप्ट या फिर मेडिकल बुक्स या फिर हर्ब के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं उनके बारे में धीरे धीरे वो चीज़ है जो कि लेकर आए। उसके बाद सबसे पहले जो हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है वो अशोका ने शुरू किया, और सबसे पहले इस तरीके की फार्मेसी एक्टिविटी अपने को ओवरऑल इंडिया में तमिलनाडु की साइड में देखने को मिली। और वैसे जो भी ग्रोथ हुई है वो अपनों ने भाई इधर या दूसरी कंट्रीज में से अगर देख के भी की है, तो सबसे पहले जो माइग्रेशंस हैं वो कहाँ अपने को देखने को मिले, समुद्री इलाकों में। तो सबसे पहले जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ है वो अपने को तमिलनाडु साइड में देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद उसी समय जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश ने रूल किया तब एलोपैथी सिस्टम आया, वाइल मुस्लिम रूल के इस टाइम पे यूनानी तिब्बती सिस्टम भी फ्लोरिश अपने को इंडिया में देखने को मिला। प्री इंडियन एम्बेसी की बात की जाए तो केमिस्ट शॉप कब आई, तो सबसे पहले बैथगेट के अंदर आई, कलकत्ता के अंदर, जहाँ पे लंदन फार्माकोपिया है जो कि कंटिन्यूटी में थी। उसके बाद लंदन फार्माकोपिया जैसे बनी तो उसी समय पे इंडियन फार्माकोपिया का भी प्रचलन बढ़ा कि भाई इंडिया की भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मुलरी होनी चाहिए जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन अपन यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर जो नेशनल फॉर्मुलरीज यूज़ की जाती है कि भाई दवाई का क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसके साइड इफेक्ट रहेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, पर्टिकुलर अपन कौन सी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे है जो कि प्रचलन में आने लगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर अभी सबसे ज़्यादा जो ई फार्मेसी या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी का प्रचलन बढ़ गया है, जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग ऑफ मेडिसिन या फिर ऑनलाइन डिस्कशन या फिर डेफिनेशंस के बारे में अपने को जानने को मिला, जिसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, नेटमेट्स, इजी मेडिको, मेडलाइफ, 1 मिलीग्राम, पेक्टो, मायरा। आप किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से इन पर्टिकुलर साइट्स पे देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात की जाएगी सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में कहाँ आई, मैं आपको सारा का सारा कुछ एक ब्रीफ तरीके से बता रही हूँ ताकि अपन सारा का सारा जो जोर है वो MCQs पर दे सकें। वाइल इस कंटेंट की अगर बात की जाए तो ये कंटेंट आपको अलग से भी चैप्टर वाइज डिटेल में मिल जाएगा। और बात करें नोट्स की, तो नोट्स के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो कि एक व्हाट्सअप चैनल की लिंक डाल दूंगी, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारा का सारा स्टडी मटीरियल एज अ PDF अवेलेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे पहले एजुकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है वो एशिया में गोवा के अंदर आया। उसके बाद अगर बात की जाए कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कौन थे, तो वो है ML श्रॉफ। इन्होंने सबसे पहले है जो कि बैचलर एजुकेशन की स्टार्ट की। और डिप्लोमा की अगर बात की जाए तो वो शुरू हुई थी जलपाईगुड़ी, वहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर। और धीरे धीरे इस तरीके से है जो कि फार्मेसी डेवलप होने लगा इंडिया के अंदर। रिसर्च को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो सरकार है उन्होंने नाइपर इंस्टीट्यूट को ऑपरेट किया, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके डायरेक्टर थे उस समय CL कौल। और उसी दौरान कुछ 6 नाइपर और बनी, यानी कि टोटल 7 नाइपर हैं जो कि डेवलप की गई। एजुकेशन की बात की जाए कि भाई कौन कौन से एजुकेशन कर सकते हैं फार्मेसी फील्ड में, तो अगर पर्सन 10+2 साइंस या फिर बायो या फिर मैथ में है तो सबसे पहले उसके पास डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, जहाँ पे उसे 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स मिलता है और उसमें कम से कम उसको 500 घंटे है जो कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर
फार्मासिस्ट शॉप पे या फिर हॉस्पिटल में। फिर बात करते हैं बैचलर की, तो अकॉर्डिंग टू द ईआर रेगुलेशन 2014 4 साल का ये कोर्स रहेगा। इसलिए में आपको डिग्री भी मिलेगी, लाइसेंस भी मिलेगा और आप फर्दर स्टडीज़ एम फार्मा के लिए भी एलिजिबल हो। मास्टर्स की अगर बात की जाए तो मास्टर पर्टिकुलर आपको कोई स्पेशलाइज डिग्री में मिलेगा। स्पेशलाइजेशंस हैं जैसे सूटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक है, कॉग्नोसी है, कोलॉजी है, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं जो 5 ईयर का कोर्स रहता है। एक फार्म डी करके भी आया है विच इज़ नोन एज पोस्ट बैचलरेट। वो बेसिकली अगर आप +2 की बात करते हैं तो टोटल 6 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको क्लिनिकल जो ट्रायल है या इस तरीके के जो जजमेंट है वो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्री की बात की जाए कि इंडस्ट्रीज है जो कि धीरे धीरे इंडिया में कैसे डेवलप हुई, तो क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट रहने लगी मेडिसिन की, तो इंडिया ने धीरे धीरे है जो कि दवाएं खुद मंगानी शुरू करी। जब ब्रिटिश रूल था तो वो उस समय है जो कि दवाएं जर्मनी से मंगाते थे, बट धीरे धीरे इंडिया ने भी अपने आप को है जो कि डेवलप किया और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट खुद भी लिया। फिर धीरे धीरे देखा कि भाई कोई लोग इसकी एडल्टेशन ना करें, मिसयूज़ ना करें, तो उसी दौरान पेटेंट एक्ट, नार्कोटिक एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट एंड नेशनल असेंशियल ड्रग लिस्ट भी अपडेट हुई। और उसी दौरान इंडिया में जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं वो डेवलप हुई जिन्होंने अपने अपने नए नए फार्मा प्रोडक्शन शुरू किए, लाइक सन फार्मा है, रेडी है, डिवीज लेबोरेटरी है, सिप्ला एंड औरोबिंदो फार्मा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरियर की कि अगर आपने फार्मेसी कर ली है और फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ कहाँ एज अ जॉब पर्पज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को, या फिर आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस खुले हैं। तो सबसे पहले अगर आप फार्मासिस्ट हो, चाहे डिप्लोमा, बी फार्मा, मास्टर्स, पीएचडी, तो उस तरीके से 2 तरीके के आप कोर्स देख सकते हो। एक तो प्रैक्टिस में आप कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकते हो। वही अगर बात की जाए तो एकेडमिक्स में आप जा सकते हो। अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो रेगुलेटरी अफेयर में जा सकते हो, वहाँ पे वैलिडेशन करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं। इंडस्ट्री की अगर बात की जाए आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी के अंदर भी आप मूवमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जर्नलिज्म में भी आप है जो कि एक पर्टिकुलर कैरियर अपने को फार्मेसी के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट था। अब इससे 31 क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर फार्म एग्जिट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट डज द वर्ड फार्मेसी डिराइव फ्रॉम। तो ऑब्वियस जो फार्मेसी है वो कहाँ से मिला, जिसका ऑब्वियस अपने को पता है ये मिला अपने को फार्मा कौन से, जिसका मतलब है ड्रग, राइट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो इज द कंसिडर द गॉड ऑफ हेल्थ इन एंशिएंट हिस्ट्री टाइम, यानी कि गॉड ऑफ हेल्थ है जो किसे कंसिडर किया गया था अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री। तो ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिवा एंड धनवंतरी। तो ऑब्वियस है धनवंतरी की अगर बात की जाए तो धनवंतरी है जो कि गॉड ऑफ हेल्थ के रूप में है जो कि कंसिडर्ड हुए थे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन वाज द केमिस्ट शॉप ओपन इन कलकत्ता, यानी कि काफ़ी सारे मैंने पेपर्स देखे हैं जहाँ पर ईयर्स भी पूछे जाते हैं और कभी कभी एसोसिएशन की फुल फॉर्म भी है जो कि पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे सवाल है कि जो कलकत्ता के अंदर जो फर्स्ट शॉप ओपन हुई थी वो कौन से साल में ओपन हुई थी, वो हुई थी 1818 के अंदर। फिर बात करते हैं, विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1878 टू कंट्रोल द कल्टीवेशन ऑफ पॉपी एंड ट्रेड ऑफ ओपियम। तो ऑब्वियस है उस टाइम पर जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, तो नशे की दवाएँ भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बनने लगी। तो वहाँ पे उस तरीके का कल्टीवेशन को रोकने के लिए, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर लेने के लिए एक एक्ट लागू हुआ जिसे अपन ने कह दिया ओपियम एक्ट, जो कब लॉन्च हुआ था 1878 के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट ईयर व्हाट वाज द फार्मेसी एक्ट पास इन इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि वो कौन सा साल था जब सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि कोई भी फार्मेसिस्ट नहीं बन सकता जब तक आप पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन पास ना कर लो या फिर ये डिग्री ना कर लो। तो वो जो सन था वो था 1948। इस दौरान ये पर्टिकुलर जो है फार्मेसी एक्ट लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सिलेबस ज़्यादा है तब अगर जल्दी चलेंगे तभी है जो कि आपका कंटेंट है जो कि कंप्लीट होगा बिफोर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रिसेंट डेवलपमेंट इन द फार्मेसी प्रोफेशन मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी कि अगर बात की जाए कि आज के टाइम की अगर बात की जाए तो फार्मेसी ने अपने आप को कहाँ तक अपडेट कर लिया है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट अपने को क्या देखने को मिले हैं। ऑप्शन की बात करें, आयुर्वेदा, एलोपैथी, ई फार्मेसी या यूनानी। आयुर्वेदा एंशिएंट टाइम से है, एलोपैथी और यूनानी भी है जो कि पूर्व जमाने से है। अगर बात की जाए ई फार्मेसी यानी कि इलेक्ट्रिकल फार्मेसी की, जहाँ पे ऑनलाइन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है या सारी रिसर्च अपन ऑनलाइन कर सकते हैं, ये चीज़ अपने को है जो कि न्यूली डेवलप्ड है जो कि देखने को मिल रही है। राइट आंसर क्या होगा, सी, ई फार्मेसी।
देन वो इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के अंदर है जो कि एम एल श्रॉफ ने सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया, उसके बाद उसे है जो कि बैचलर्स कोर्स, देन वहाँ पे मास्टर्स भी लेकर आए और पीएचडी भी लेकर आए। तो वो कौन थे? प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। ठीक है, वाल दूसरों की बात की जाए तो धनवंतरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जोसेफ वॉरेन ने एनर्जी की कमिटी स्टार्ट की थी, फार्माकोपियल। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आपको फार्मडी करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए? तो मैंने आपको कहा था कि आफ्टर 12th आपको 6 साल का ये कोर्स रहेगा, तो 12th किस में होनी चाहिए? बायो या फिर मैथ्स के अंदर। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहेगी? 10th +2 साइंस, अगर आज की डेट में अगर अपन बात करें तो। ठीक है, देन विच कंपनी इज कंसिडर्ड फॉर द फाउंडर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो सवाल सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे पहली इंडस्ट्री है कि कौन सी आई थी? तो ऑब्वियस है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स आई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन बहुत फटाफट हो रहा है, नहीं? आगे चलते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन में, इन विच ईयर पेटेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। यानी कि कौन से साल में है जो कि पेटेंट एक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था? तो आंसर की अगर बात की जाए तो इन 1970 में सबसे पहले है जो कि पेटेंट एक्ट आया था। अब ये क्या है? इसमें ये है कि सपोज कोई पर्टिकुलर है जो कि कंपनी जिन्होंने रिसर्च करी, ठीक है, अब रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद आपने काफ़ी साल लगा दिए, काफ़ी कॉस्ट लगा दी और आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड की है जो कि डोजेस फॉर्म बनाई। अब जैसे ही आपने बनाई तो लोग क्या करेंगे? उनको भी भाई प्रॉफिट चाहिए, तो वो पूरी की पूरी उस चीज़ को कॉपी करना चाहेंगे। तो जैसे ही वो पेटेंट एक्ट आया कि अगर आपने इस तरीके की कोई भी चीज़ को कॉपी करने की इच्छा रखी तो आपको काफ़ी सारा है जो कि मानहानि देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ है जो कि ये इलीगल होगा और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट या फिर रेस्ट्रिक्शन आपके लिए रहेंगे। तो इस तरीके के पेटेंट एक्ट यहाँ पे लागू किए गए ताकि जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्ट कर रहा है उस रिसर्च के अंदर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। आज के टाइम में जो पेटेंट ईयर है वो है 20 साल, यानी कि अगर किसी ने किसी चीज़ के लिए पेटेंट ले लिया तो कोई भी पर्सन उस चीज़ को इतने साल तक कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद है जो कि उसका जेनेरिक फॉर्म है जो कि आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, व्हाट डज जीएमपी स्टैंड फॉर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि जो जीएमपी है इसका मतलब क्या है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जीएमपी की अगर बात की जाए तो अगर अपन इंडस्ट्री में काम करें तो इंडस्ट्री में मेन मकसद ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं बहुत ही सही होगी। यानी कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत क्लीन एंड नीट रहेगी, वैलिडेट रहेगी, तभी कोई एरर नहीं आएगा, और एरर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सही जाएगी। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो कि बनाया गया, विच इज़ नोन एज जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका जवाब भी यही होगा, डी। देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट साइज ऑफ द इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय 2024। आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये देखा गया कि इंडिया के अंदर है जो कि काफ़ी सारा स्कोप है इस पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और फार्मा इंडस्ट्री है जो कि 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। और आज के टाइम में अगर बात की जाए तो इंडिया है जो कि टॉप 1 पोजीशन पे है जो कि चल रहा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। और एक पर्टिकुलर एस्टिमेट भी यहाँ पे लगाया गया है कि इंडिया है जो कि 2024 तक है जो कि कम से कम 65 बिलियन का बिजनेस कर चुका होगा फार्मेसी के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 बिलियन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, वो वॉज द फाउंडर ऑफ सन फार्मा। सन फार्मा के फाउंडर कौन है? तो जैसे मैंने आपको इनिशियली एक टेबल बताई थी जिसमें टॉप 5 कंपनीज की बात की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो दिलीप सिंघवी जी हैं वो सन फार्मा के फाउंडर हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप डिप्लोमा या बी फार्मा करने के बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देके सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते हैं तो आपका मेन काम वहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकल सिलेक्शन एंड फार्मास्यूटिकल सेल। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है अगर आप गौर से देखें तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सच एज इनिशियली अगर आप डिप्लोमा करके रखे हैं तो आपका ये काम नहीं रहेगा। पेशेंट काउंसलिंग सच एज डी फार्मा के लिए नहीं है। फार्म डी की अगर बात की जाए तो हाँ, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेडिकल सिलेक्शन की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर आपको कौन सी दवाई देनी है, कौन सा ब्रांड देना है, ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देन सेल की अगर बात की जाए तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है जो कि पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर की अगर बात की जाए तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मेडिकल सिलेक्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं, विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब फार्मेसी एजुकेशन जो इंडिया में चल रही है उसके लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? तो 2 हैं बेसिकली, AICTE विच इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दूसरी है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनिशियली ये दोनों रन करती थी बट इससे धीरे धीरे है जो कि AIC ने यहाँ से रिमूव हो गया और आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ PCI के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्टिकुलर फार्मेसी को रेगुलेट करने की। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा B, PCI।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी और डी फार्मा, यानी कि अगर आपको डी फार्मा में एनरोल होना है, आपको फार्मेसी करनी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 12th के अंदर या तो आपके पास क्या होनी चाहिए, मैथ्स या फिर बायो। तो आंसर हो जाएगा इसका 10+2 साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इन विच ईयर डिड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन नाइपर स्टार्ट एट मोहाली, यानी कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था नाइपर, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि CL कॉल की है, जो कि प्रेजेंस के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। वो सबसे पहले किस साल में एस्टैब्लिश हुआ, तो वो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ 1994 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। देन व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स, तो वैसे अगर बी फार्मा कर रहे हो तो डिग्री कोर्स ये आपको मिलेगा टोटल 4 साल का। डिप्लोमा की बात की जाए तो वो 2 साल का रहता है। ठीक है, और अगर डिप्लोमा के बाद कोई बी फार्मा में काम करना चाहता है तो वो 2+3 है, जो कि इस तरीके से ही ईयर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1995 टू कंट्रोल ड्रग प्राइस इन इंडिया। उस समय देखा गया जो MNC कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा है जो कि प्रॉफिट मार्जिन रखने लग गई थी, 90% है जो कि वो प्रॉफिट रखती थी। तब एक पर्टिकुलर ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट लाया गया जिसके अंदर सारे के सारे प्रॉफिट जोड़ते हुए देखा गया कि भाई इससे ज़्यादा प्रॉफिट है जो कि कंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन वो प्राइसेस में नहीं डाल सकती कि भाई कोई है जो कि 20 रुपये का पत्ता बेच रहा है और कोई 2000 का पत्ता बेच रहा है, नहीं, इस तरीके से वहाँ पर नहीं चलेगा। तो इसलिए इस DPCO एक्ट को है जो कि लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, व्हाट करियर अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, यानी कि अगर फार्मासिस्ट की अगर बात की जाए तो इस तरीके की अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो इनके अंदर कौन से पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल सेल, टीचिंग एंड एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा आपका सी, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग में आपका सबसे ज़्यादा रोल क्या है कि यू हैव टू सेल एंड मार्केट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस हो, या चाहे वो मेडिसिन हो। राइट, तो आंसर आपके हो जाएगा सी, सेल्स एंड मार्केटिंग। देन विच ऑफ द फार्मेसी इन्वॉल्व इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा डिपार्टमेंट होगा, तो ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर सारे के सारे वो इवोल्यूशन टेस्ट होंगे जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म पे परफॉर्म किए जाते हैं। वही क्वालिटी अश्योरेंस की अगर बात की जाए तो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या रीडिंग्स है, ये सारा का सारा अपन यहाँ पे मेंटेन करते हैं टू वैलिडेट और टू मेंटेन द गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, QC एंड QA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू परस्यू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इन डिग्री। तो ऑब्वियस अगर आपके पास मास्टर फार्मेसी है पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कोर्स में, तभी आप है जो कि PhD के लिए मूव कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इन व्हाट फील्ड डिड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ग्रोथ बिटवीन 2000 एंड 2015। अगर इंडिया की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन सी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। तो ऑप्शन है R&D, मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल रिसर्च एंड मार्केटिंग। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको कहा जो सेलिंग चीज़ है उसमें उनको इतना बिलियन प्रॉफिट देखने को मिला इंडिया के अंदर, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, मार्केटिंग। नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए, केवल 10 सवाल और रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, ऑब्वियस से अगर आप वहाँ गए हैं तो आपका सबसे पहले काम रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन विच एग्जाम इज जनरली रिक्वायर्ड टू फार्मेसी स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड। अगर आपको अब्रॉड की तैयारी करनी है तो वहाँ के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम की पास करने की रिक्वायरमेंट है, या इनमें से कौन सा एग्जाम है जो कि देना ज़रूरी है। ऑप्शन की बात की जाए, सेट, स्कॉलरटिक असेसमेंट टेस्ट, GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, और MSET मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो सारे के सारे अगर देखें और अगर आपको ऑप्शन याद है तो मैंने आपको 3 बताए थे, GRE, टफलेट एंड एलिट्स। तो ऑब्वियस इनमें से आपको यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको GRE। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, बी, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। तो बेसिकली इसके अंदर बेसिक मैथ्स और इंग्लिश है जो कि पूछी जाती है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग है जो कि सारा का सारा अपने को देखने को मिलता है। देन बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व ऑफरिंग फार्मेसी सर्विस एज अ कंसल्टेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बात की जा रही है कि फार्मेसी सर्विस है जो कि पर्टिकुलर कौन सी अपने को सर्विस है जो कि ऑफर कर रही है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसका हो जाएगा कंसल्टेंसी। राइट,
देन व्हाट डज NDPS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ड्रग रेगुलेशन। NDPS की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सी बात है। तो NDPS की फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज। इन चीज़ों को रोकने के लिए, इनका मिसयूज़ रोकने के लिए है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को है जो कि लाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आप फार्म कर रहे हैं तो मिनिमम समय क्या रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये है जो कि क्लिनिकल भी इसमें 1 साल का आपको प्रैक्टिस मिलता है, तो ये बेसिकली 6 साल का कोर्स रहता है फार्म डी। देन इन विच सेक्टर डिड द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गेन 90% ऑफ मार्केट शेयर एंड 10% ऑफ ओनरशिप। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली जो MNC कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ की थी जिसमें 90% ग्रोथ उन्होंने देखी थी और 10% उन्होंने ओनरशिप ली थी। और इस चीज़ के बाद ही है जो कि ड्रग कंट्रोल प्राइस जो एक्ट है वो है जो कि लॉन्च हुआ, ताकि सारा का सारा जो ज़्यादा मार्जिन है उसे कंट्रोल किया जाए, जो ज़्यादा प्रॉफिट शेयर है उसको है जो कि लिमिट किया जा सके। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। वॉट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो जर्नलिज्म है क्या, बेसिकली आप जो भी काम करो उसको रिपोर्ट करना, राइट करना। तो फार्मा फील्ड में अपन क्या क्या कर सकते हैं, भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह अपने को ये ग्रोथ देखने को मिली, ये मेडिसिन इससे ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे इस तरीके का काम चल रहा है, तो उसका भी एक जर्नलिज्म पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जर्नलिज्म में हो फार्मेसी फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर आप इस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल टॉपिक्स के ऊपर रिपोर्ट एंड राइटिंग कर सकते हो। एक नया टॉपिक है, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक की 31 क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा तो वो क्या पूछेगा। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाता है मेन एग्जाम में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर है जो कि सही ही होना है। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या फिर नेक्स्ट कंटेंट के लिए तैयार रहना। अपन जल्द ही मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।